गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है, नतमस्तक तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन वो सोनिया गांधी के दरबार में नतमस्तक रहते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी का नाम लीजिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लीजिए, तो सम्मान से तो ले ही सकते। पहला मैंने जो टिप्पणी करी, मैंने उसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की बात करी, और मैंने बताया कि ऐतिहासिक भूल करी थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसका सुधार हमने किया। क्या आपको उस पर कोई टिप्पणी मिली? नहीं मिली। दूसरा, मैंने बताया किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस का योगदान देखते हुए उनको गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया सम्मानित करने के लिए। क्या उसका आपको जवाब मिला? नहीं मिला। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला अभी रतन शारदा जी ने बताया। इसी तरह से एक और फैसला है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमाशंकर रघुवंशी, और इसमें स्पष्ट लिखा है अगर कोई नागरिक, और ये फैसला आया 1983 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर कोई नागरिक जिसका अधिकार है संविधान के तहत अगर किसी संस्था से जुड़ा है, संगठन से जुड़ा है, तो ये कोई गलत कृत्य नहीं है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, संविधान की भी ये बात नहीं करेंगे। लेकिन आज बात ये पूछी जाएगी, आप याद करिए चित्रा जी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ट्वीट करी थी नफरत फैलाने के लिए, एक निक्कर दिखा के, और उसमें दिखाया था आग लगी है। असल में आग निक्कर में नहीं लगी है, आज आग लगी है राहुल गांधी की छाती में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां से धुआं निकल रहा है। और हां, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिल में भी आग लगी है, क्योंकि वो तर्कों पे बात नहीं करेंगे, वो केवल इधर उधर की बात करेंगे। मुझे आप बताइए, जिस शासन आदेश की हम बात कर रहे हैं चित्रा जी, उसको पढ़िएगा, उसमें आरएसएस के साथ जमाते इस्लामी का नाम लिखा है। जमाते इस्लामी अभी बैंड है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अब उससे आप आरएसएस की तुलना करते हैं, जिसके कार्य सेवक जो हमारे आरएसएस के रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया, अब मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। तो अगर योगदान इतना अच्छा है, आप मंत्री बना सकते हैं, तो फिर क्यों इस तरह के आदेश पारित हुए? इसकी वजह यह है कि वैचारिक छुआछूत है कि अगर किसी का विचार हमसे नहीं मिलता है तो हम उस विचार को कुचल देंगे, चाहे वो राष्ट्र हित में हो। आशुतोष जी जवाब देंगे उसके बाद कहूंगा, एक उदाहरण और देता हूं। गौरव जी एक एक करके, बाकी तीन लोग भी बहुत देर से इंतजार है, एक भी टिप्पणी नहीं पाए। 2 लाइन में आशुतोष जी, जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे लगातार। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं मिला है, और इसलिए मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, शायद भाटिया जी ने सुना नहीं होगा। क्या इस देश के अंदर ऐसे वो तमाम संगठन जिनके ऊपर 3 बार आधिकारिक तौर पर बैन लग चुका हो, क्या उनके लिए भी सरकार में जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं तो सवाल सिर्फ आरएसएस के ऊपर किया, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनके ऊपर बैन लगा है, उनको भी शामिल कर ले। दूसरी बात, क्या ऐसे संगठन के लोगों को शामिल करना चाहिए जिनको गांधी जी की हत्या के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया? न केवल गिरफ्तार किया गया, उनके संगठन पर आरोप लगा। और गांधी जी कौन है? गांधी जी हम सबके आराध्य पुरुष हैं, वो भारत के फादर ऑफ नेशन है। तो उनकी हत्या के बाद अगर किसी को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर बैन लगता है, तो क्या उनको शामिल करना चाहिए? मैं तो ये बहुत छोटा सवाल पूछ रहा। दूसरा, इंदिरा गांधी की तारीफ आप ही कर रहे थे, मैंने तो नहीं की इंदिरा गांधी की तारीफ, और बाला साहब बेवरस तारीफ कर रहे थे। तो तब आपको इमरजेंसी में, आपातकाल को आप लोग अनुशासन पर्व कह रहे थे, माफी मांग के बाहर आना चाहते थे, इंदिरा गांधी को दुर्गा बोल रहे थे, और नरसिम्हा राव की आप तारीफ करते हैं। तो भाई जो लोग आरएसएस के प्रति नरम थे कांग्रेस के अंदर, जिनकी आप तारीफ करते थे, उन्होंने ही बैन लगाया। जब उन्होंने बैन लगाया तो क्यों लगाया? आप नेहरू की बार-बार बात करते हैं। ठीक है, अब जरा बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं, वरना सभी की टिप्पणी रह जाएगी। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हुए, मनोज काका जी, आपसे ये सवाल है। देखिए, आरएसएस की विचारधारा को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे, उसको बैन किया गया, फिर बैन खोला गया, फिर तमाम उतार चढ़ावों के बीच आज ये संगठन जहां पर खड़ा है, आप उसकी विचारधारा को कैसे रोक सकते हैं? किसी भी विचारधारा को, अगर उसके पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोग लगे हों। और एक जानकारी जो आरएसएस के हवाले से निकलकर सामने आई थी, सालाना लाखों लोग आरएसएस का सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, मनोज काका जी, और ये जो फैसला सरकार का है उस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा, समाजवादी पार्टी की जो टिप्पणी है वो ये है, लाखों लोग बहुत सारे संगठन को ज्वाइन करते हैं। जब आतंकवादी
और नक्सली भी अपना संगठन बनाते हैं तो उन्हें भी लोग ज्वाइन करते हैं। जो आरएसएस का समूचा चरित्र है 1925 से जो आरएसएस का समूचा चरित्र है, चित्रा, जब आरएसएस के बारे में आप व्यापकता से ये देश कब जाना, और इस देश के लोग जब भी आरएसएस को याद करते हैं तो याद करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब इस मुल्क की आजादी मिली, इस मुल्क को, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 5.5 महीने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या का आरोप अगर इस देश में किसी संगठन पर लगा तो आरएसएस पर लगा। किस संगठन ने इस देश के राष्ट्रपिता के, जिसने अपने अथक परिश्रम और भगीरथ परिश्रम से इस मुल्क को आजादी दिलाई, उसके हत्या का आरोप आरएसएस पे लगा। और उस आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में पूज्य बापू के हत्या के बाद मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। अभी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता के मुंह से गोंडसे मुर्दाबाद नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। आज भी गोंडसे को अंदर से पूछते हैं और बापू के सामने सर झुकाते हैं। जब 1948 में इसी देश में देश के प्रथम गृह मंत्री ने इस आरएसएस पे बैन लगाया, आरएसएस ये वही आरएसएस है, इसका समूचा चरित्र देश क्या जानता है? ये जानता है कि जब मुल्क हमारा आजाद हुआ तो हमारे धार्मिक नगरी बनारस में पहला तिरंगा हमारे एक मुसलमान भाई के द्वारा फहराया गया। लेकिन इसी देश का एक संगठन जो आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर इस देश के तिरंगे को नहीं फहराया, जिसके आदर्श पुरुष एमएस गोलवरकर ने एक किताब लिखा, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, और उसमें वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने आदर्श किससे लिया, अपना प्रेरणा किससे ली? हिटलर से लिया। तो जो लोग हिटलर से, नाजी से, मुसोलिनी से प्रभावित हों, जो लोग गीत तो ये गाते हों कि यम निज परोवेति गणना च लघुचेत सामुदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, वो ऊपरी जुबान से तो वसुधैव कुटुम्बकम बताते हो, लेकिन उनके अंदर, अरे चित्रा सुनिए, लेकिन उनके अंदर हिंदू मुसलमान की दुकान पर नाम लिखवाने की जो सांप्रदायिक भावना है उसको आज हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया है। ये सही कहा कई साथियों ने। असल में आरएसएस जान चुकी, आरएसएस ने बीजेपी को कहा कि अब देखो तुम्हारी हैसियत खत्म हो चुकी है, तुम्हारे अध्यक्ष ने ये जो कहा है कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, कम से कम हमारे बैन को हटाओ। और आरएसएस के लोग तो आज आप जाएंगी जिला स्तर से लेके तहसील से लेके मुख्यालय में हर जगह मिलेंगे। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा व्यापक बयान दिया कि ये सांप्रदायिकता के राजनीति का अंत होने वाला, अब उसका जो लौ है अब वो बुझने वाला, इसलिए फड़फड़ा रहा। तो आप आरएसएस देश में है ही, आरएसएस को आप नौकरी में, अब इससे ये होगा कि आप किसी की कैलिबर नहीं देखी जाएगी। पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के लोग रखे जा रहे हैं। अब किसी की शैक्षणिक संस्थान, किसी की कैलिबर, उसकी क्षमता नहीं देखी जाएगी, ये देखी जाएगी अब कि आप आरएसएस के नफरती कैंप में कितने दिन शाखा में गए हैं। जब आप शाखा में गए, ये वाला आदेश कहाँ निकला है मनोज काका जी? हाँ, ये वाला आदेश कहाँ निकला हुआ है कि जो आरएसएस की शाखा में गया हुआ उसका सिलेक्शन? मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत मतलब पॉलिटिकल बयान देते देते ऐसा ना हो जाए कि जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। मुसलमानों को लेकर आपने जो बात कही है, मोहन भागवत जी, आप मेरी बात सुन ले मनोज जी। मोहन भागवत जो मौजूदा सरसंघचालक, उनकी ओर से, आरएसएस चीफ की ओर से कहा गया, जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। इसके बाद वो मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में एक मस्जिद में भी जाते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अलग अलग जगहों पर वो मुलाकात करते हैं। तो सीधे तौर पर यह कह देना कि नहीं मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ ये हो जाएगा, ऐसा होता तो वो मस्जिद में क्यों जाते राजधानी दिल्ली के? देखिए चित्रा, जो आपका सवाल है, मोहन भागवत जी कब क्या बयान देते हैं, वही मोहन भागवत जी इस देश में आरक्षण के समीक्षा की बात किए थे। जब वो जान गए कि दलित पिछड़े, ये वही मोहन भागवत हैं कि जब देश में 7 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बहुजनों का उनका हर तरह का हक मिला, बीपी मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट लागू किया, तो आरएसएस और उसी आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी से मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा चला दी। क्यों चला दी? कि इस देश में मनुवाद बना रहे, इस देश में संविधान की प्रासंगिकता कम रहे, क्योंकि जो वर्णवादी व्यवस्था है जिसमें बहुजनों को हाशिए पे रखने का पूरा तंत्र है, उसी का पोषण करती है मनोज काका जी, इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो 1977 में जब जनता सरकार की ओर से बैन हटाया गया था तो उस समय जेपी लोहिया, मोरारजी देसाई, ये सब लोग थे ना,
और उसी से निकली हुई समाजवादी पार्टी है, उसी सोच से। तो यानी कि उस समय की सरकार और मोरारजी देसाई, जेपी लोहिया, इन सब लोगों ने गलत किया था। ठीक है, मैं विशाल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। हेतु बता दें, समाजवादी पार्टी बहुत पहले से थी और उस समय बैन हटा। आप सुनिए, बैन तो समाजवादी पार्टी कब से थी, जरा बताइए। 1977 के पहले कहा थी समाजवादी पार्टी? देखिए, विशाल चित्रा वैचारिक साझेदारी ना हो। आपने सवाल किया है तो जवाब सुनिए। जब बैन हटाया गया, जब पटेल जी ने बैन हटाया तो आरएसएस ने कहा कि हम किसी तरह के राजनीतिक किसी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन उसी आरएसएस तो आज पूरी भारतीय ये आपसे नहीं कहा था, ये पटेल से कहा था, सरदार पटेल से। विशाल मिश्रा जी, मलूक नागर जी, 2 लोग और हैं, जल्दी जल्दी। गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, वो भी आरएसएस पे बहुत बोलते हैं, बोलेंगे। विशाल मिश्रा जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, मनोज काका जो बोल रहे हैं। मलूक साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, अभी तक जितनी बातें खास चित्रा जी, ये जितनी बातें संघ को लेके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके अभी श्रीमान आशुतोष जी बोल रहे थे और श्रीमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, विशुद्ध रूप से एक कुत्सित विकृत मानसिकता को लेकर बोल रहे हैं। ये इनका नफरत है। इतनी जो एक सात्विक शक्ति है, उस पर समय समय पर किस प्रकार से अंग्रेजों के समय पे 1930 से जो चीजें शुरू हुई, उसको किस प्रकार से कैरी ऑन किया। मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। आशुतोष जी बार बार कह रहे थे कि जो संस्था 3 बार बैन हुई हो, तो इनसे पूछिए ना कि जो संस्था 3 बार बैन हुई है, उस संस्था को 3 बार हटाया भी तो गया, और क्या लिख के हटाया गया। बार बार ये सरदार पटेल जी का नाम ले रहे थे। सरदार पटेल जी की चिट्ठी जो 27 फरवरी 1948 को उन्होंने पंडित नेहरू को लिखी, उसका कोट क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इट आल्सो क्लियरली इमर्जेस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट आरएसएस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एट ऑल। 7 फरवरी 1948 को हिंदी के लिए पटेल जी ने कहा कि मैंने नियमित कार्यवाही आरएसएस की देखी है, इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। और दूसरी बात, जब ये नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल की बात कर रहे थे, पूछिए ना, ट्रिब्यूनल में मुकदमा गया था, 1 साल के अंदर 1993 में बैन हटा कि नहीं हटा। तो गलत तथ्यों के आधार पर तो आप टाइम टू टाइम बैन करेंगे। और तो और यहाँ पे कोर्ट केस की बात हो रही थी, चित्रा जी, कोर्ट केस की बात चल रही थी। एक रघुनाथ अग्निहोत्री कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। चित्रा जी बार बार, चित्रा जी, अरे शांत रहिए पहले आप, शांत रहिए पहले आप। आपने संघ का, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। चित्रा जी, आरएसएस के संविधान को इनसे कहिए पढ़ने, उसका अनुच्छेद 4 आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे, उनके समय में भी धैर्य दिखाएं। संघ इज अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। नहीं, इनसे कहिए चित्रा जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संविधान का अनुच्छेद 4 पढ़ ले, अनुच्छेद 4 का सी पढ़ ले। लेकिन है तो क्या, पढ़ते तो है नहीं, बस हवा हवाई में बातें करते हैं। कर्नाटका में रघुनाथ अग्निहोत्री का केस आया, चित्रा जी जानती है क्या कहा कोर्ट ने? माननीय कोर्ट ने कहा, प्राइमा फेसी द आरएसएस इज अ नॉन पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी हेटरेड टुवर्ड्स नॉन हिंदूज एंड दैट मेनी इमिनेंट एंड रेस्पेक्टेड person in the country has not hesitated to preside its functions। तो ये संविधान की दुहाई देते हैं, तो माननीय न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे। और बात कर रहे थे, ये बार बार पूजनीय गुरु जी की किताब की बात कर रहे थे, तो आप बार बार बंच ऑफ थॉट की बात करेंगे तो माननीय गुरु जी के विजन एंड मिशन की बात नहीं करेंगे। अरे उसकी भी कभी आशुतोष जी चर्चा कर लीजिए। लेकिन ना, अरे भैया, अभी क्यों हटाया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है ना विशाल मिश्रा जी। ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्या बीजेपी आरएसएस के बीच में? पिछले मुद्दे पर आइए ना चित्रा जी। हाँ, मुद्दे पे ही आ रहे हैं चित्रा जी। एक बहुत अभी मध्य प्रदेश का ही एक मैटर था, ये जो है मामला जो जुड़ा हुआ है, फिर मामला को न्यायालय में जाता, फिर न्यायालय की टिप्पणी होती, फिर चीजें होती। तो जब चीज है नहीं कोई ऐसा गलत, तब उसको बैन करने के रखने का क्या औचित्य है? गत 99 वर्षों से चित्रा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए संलग्न है। जिस साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, उसी साल मोतीलाल नेहरू, उसी साल मौलाना आजाद, उसी समय जो है डॉक्टर। नहीं चित्रा जी, एक लाइन, ठीक है, जल्दी से मालूम कागज आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। को रोकने के लिए कमेटी बनी थी, रोक नहीं पाते हैं। तब वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो है डॉक्टर जी जो है अपने जो है स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। 1926, 27, 1946
में विभाजन के समय 1950 में असम भूकंप के समय, पंजाब बाढ़ 1955 के समय, 1955 में तमिलनाडु चक्रवात समझ में आ गई आपकी बात। अब मौजूदा दौर में भी हमने देखा है कि कई जगहों पर आरएसएस के लोग जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किस तरह से जाकर मदद करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने खुद ही ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा है। लेकिन विशाल मिश्रा जी, अब 10 साल तक सरकार थी तो अभी याद क्यों आई, ये सवाल पूछना है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मलूक नागर साहब, अब मैं आपके पास आते हुए मेरा सवाल ये है, और जरा गौर से आप सुनिएगा। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, उस वक्त जिस मुद्दे पर सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई थी, उसमें भारतीय जनसंघ के नेताओं का आरएसएस से भी सदस्य होने का मामला था। दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और पूरे अभियान का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह की ओर से किया गया था। आप तो उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो जरा बताइए, जब राजनीतिक दल के लिए दोहरी सदस्यता सवालों की घेरे में आ सकती है, फिर ये सरकारी जो कर्मचारी हैं या जो सरकारी अफसरान हैं ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मलूक नागर जी, देखिए, देश में हर किसी को आजादी है सवाल पूछने की और हर किसी को आजादी है जवाब देने की या अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की। चित्रा जी, ये देखिए जो अभी चर्चा चल रही है और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कई आजादी के बाद से अब तक चर्चा ही नहीं हुई। जो भी आप कह रहे हैं पहले क्यों नहीं हटा, बीच में हटा, फिर बैन हुआ, फिर हटा। आजादी की लड़ाई को लड़ने वाले चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जब अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों ने उन्हें ट्राइबल्स डिक्लेयर कर दिया, कुछ जातियां थी, और 52 में आजादी मिलने के बाद पहले चुनाव में उन बैन को हटाया गया जिनको विमुख जाति कहते हैं हिंदी में, और 1968 में एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया कि इनको सुविधाएं मिलेंगी। पूरे देश में आज कई स्टेट में मिलने शुरू हो गए, जिनमें जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, निषाद हैं और दलित जातियां बहुत सारी हैं। तो ऐसे अनछुए पहलू बहुत पड़े हुए हैं जिन पे सोच की जरूरत है। और आशुतोष जी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन पे सोचने की जरूरत है। तो ऐसे मुद्दे भी बाहर आने चाहिए। और जहां तक चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की बात थी, वो विचारधारा पे डिस्कशन होने चाहिए। पार्लियामेंट में नहीं होते, लोग जीत के पहुंच जाते हैं, एमपी बन के पहुंच जाते हैं, विधायक बन के पहुंच जाते हैं, वहां किसानों पर चर्चा बढ़िया ढंग से अभी वाला फैसला बहुत अच्छा है टॉपिक चल रहा है या गड़बड़ है? चाहिए कि इसमें नहीं, मैं क्या, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी बात को सीधा रेड और व्हाइट कह देना एकदम गलत है। हाँ। उस पे पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, देश की पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग देश के लिए काम करें, देश के हित में काम करें, उनको आगे लाना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई देखी जाए तो उसको फिर अंकुश लगना चाहिए। तो इस पे तो डिबेट, आपने जो आज ये टॉपिक लिया है, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, लोगों के सामने जाएगा। कई बार क्या है, किसी भी संस्था की कुछ लोग मिलकर के इतना बुरी तरह प्रचार करके इतनी छवि खराब कर देते हैं जिसकी को था नहीं। अब जैसे सीधा सीधा लेते हैं हम, आजकल संविधान खतरे में है, पिछले चुनाव में भी चला दिया। अरे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान को हम मानते हैं, बाबा साहब भी होते तो भी संविधान को नहीं छेड़ सकते थे, और इन्होंने झूठ चला रखी है। दोनों तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, संविधान को चूमते हैं, ये सारे लोग जाते हैं संविधान के लेके शपथ खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है? जहां तक पिछली लोकसभा थी 17वीं, जिसमें मैं था, उसमें 3 सदन, चित्रा जी, 3 सत्र चलने नहीं दिए। कांग्रेस कहती रही कि सरकार नहीं चलने दे रही, सरकार के हम लोगों के एनडीए की तरफ से आती रही कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। जब विपक्ष हंगामा करेगा और नियम और कानून को तोड़ेगा संसद के को, और संसद को चलने ही नहीं देगा, तो और आरोप लगाएंगे कि जी इतने सस्पेंड कर दिए और बिल पास कर लिए। अरे तुम संसद चलने नहीं दे रहे, डिस्कशन होने नहीं दे रहे, बात को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आरोप भी उल्टा सरकार पे ही लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता देश के सामने जा रही हैं। अभी जैसे परसों की घटना को लेते हैं, 2022 में मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। 2022 में मेरा करीब 100 किलोमीटर बिजनौर लोकसभा में ये कांवड़िए आते हैं, तो मैं एक जगह गया तो वहां मुस्लिमों का उस पर लगा हुआ था नाम, और वो उठा करके लोगों की खिदमत कर रहे थे। मैंने आके पार्लियामेंट में बोला 2022 में कि एक अजीब, इतना अच्छा नजारा देखने को मिला कि मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे।
अब इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे ऐसे ले रहे हैं कि जी वहां तो मुस्लिमों को बैन कर रहे हैं। अरे इसको अगर देश में कहीं लगे हुए हों और लोग इसको पॉजिटिव लेना चाहें कि इस देश में मुस्लिम लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ मलूक साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनो होगी, मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर अब और ज्यादा चर्चा की जरूरत है। गौरव भाटिया, मेरे पास वक्त कम है, गौरव भाटिया जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। हाँ चित्रा जी एक लाइन में खत्म कर रहा हूं बस, प्लीज एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में। हाँ। अच्छा, अब जैसे ईद पे सारे हिंदू जाते हैं, मुस्लिमों के लिए कितना बढ़िया बातचीत होती है, कितना एकदम आपस में तालमेल दिखता है। तो देश की छवि बाहर बढ़िया जानी चाहिए। तालमेल बनाने के लिए भी सरकार की ओर से जो आदेश पारित हो वो उसी रूप में जाए ना मलूक नागर साहब। ठीक है, गौरव भाटिया जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। देखिए चित्रा जी, सारा देश देखता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो आरएसएस का समर्थन करते हैं वो विश्लेषक आके संविधान की बात करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जो संविधान दिखाते हैं उनसे संविधान पे अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। आपने एक सवाल किया जिसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा चुनाव के बाद ये फैसला लिया गया, क्यों? तो मैं आपको जानकारी देता हूं, गुजरात सरकार 2000 में, सन 2000 में ये फैसला ले चुकी है और इससे वहां पे भी जो प्रतिबंध है उसे हटाया गया था। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, तो इसलिए आरोप गलत है।